हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने इसी यूट्यूब चैनल रोजगार विद प्रीतम में। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, थंबनेल तो आपने देख लिया होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं नागरिकता। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, नागरिकता के बारे में हम उन आर्टिकलों के बारे में उल्लेख करेंगे जो वर्तमान में उनका कोई मतलब नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज हम शुरू करने वाले हैं नागरिकता। नागरिकता सबसे पहले हम बात करेंगे ये किस भाग में आती है। नागरिकता भाग 2 में आती है, यानी संविधान के भाग टोटल वर्तमान में देखें तो 25 है, और वैसे संविधान के मूल भाग में भागों की संख्या 22 थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो 22 में से दूसरा जो भाग है उसमें नागरिकता दे रखा है, यानी नागरिकता के बारे में जानकारी दे रखी है। यदि हम नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद देखें कहां से कहां तक है, तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, यानी आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में जानकारी दे रखी है। यानी नागरिक होता कौन है, नागरिक किसे कहते हैं, नागरिक की जानकारी कैसे मिलती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम नागरिक की बात करें, नागरिक कौन होता है। नागरिक यानी सिटीजन। सिटीजन कौन होता है, वह व्यक्ति जिसे राज्य के नागरिक यानी सिविल तथा राजनीतिक यानी पॉलिटिकल, यानी राजनीतिक पॉलिटिकल अधिकार प्राप्त होते हैं, उन्हें नागरिक कहा जाता है। यानी नागरिक किसे कहते हैं, नागरिक उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसे राज्य के नागरिक यानी सिविल तथा राजनीतिक पॉलिटिकल अधिकार प्राप्त होते हैं। नागरिक का अधिकार, सिविल की अगर हम बात करें, सिविल का जैसे वो यहाँ आकर के पढ़ाई कर सकता है, वो यहाँ आके सरकारी नौकरियों में फॉर्म भर सकता है, वो यूपीएससी का फॉर्म भर सकता है, सरकारी कोई भी वैकेंसी होती है वो उसमें फॉर्म भर सकता है, यानी उसको सिविल अधिकार प्राप्त होते हैं। यदि हम बात करें राजनीतिक अधिकार की, राजनीतिक अधिकार में जैसे उसको वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, यानी वह व्यक्ति जिसे नागरिक और राजनीतिक अधिकार दोनों ही प्राप्त होते हैं उसे नागरिक कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कानूनी दर्जे के आधार पर, नागरिक, यानी कानूनी दर्जे के आधार पर नागरिक कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, यानी कानूनी दर्जे के आधार पर यदि देखा जाए तो कानूनी दर्जे के आधार पर कितने प्रकार के नागरिक होते हैं। कानूनी दर्जे के आधार पर नागरिक कितने प्रकार के होते हैं, तो कानूनी दर्जे के आधार पर नागरिक 4 प्रकार के होते हैं। अगर 4 प्रकार से देखे जाए तो वो कौन कौन से, जैसे देशी नागरिक, नंबर 2 विदेशी नागरिक, नंबर 3 राज्य विहीन नागरिक, और नंबर 4 शरणार्थी।
यानी शरणार्थी नागरिक। यानी कानूनी दर्जे के आधार पर अगर देखा जाए तो नागरिक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। इन 4 प्रकार के यदि हम नागरिकों की बात करें, ये जो 4 प्रकार के जो नागरिक हैं, इनकी जानकारी एक देशीकरण के आधार पर, एक देशी नागरिक के आधार पर होती है, एक विदेशी नागरिक के आधार पर होती है, एक राज्य विहीन नागरिक के आधार पर, और एक होती है शरणार्थी नागरिक के आधार पर। यदि हम देशी नागरिक की बात करें, देशी नागरिक उस नागरिक को कहा जाता है वो जिस देश में रह रहा है उस नागरिक को राजनीतिक और सिविल दोनों अधिकार प्राप्त होते हैं, वो उस देश का नागरिक होता है। यदि हम विदेशी नागरिक की बात करें तो यहाँ विदेशी का मतलब इंग्लिश में एलियन की बात कर रहे हैं, जो उस अपने जो जिस देश की बात चली उस देश का ना होकर के किसी अन्य देश का हो। जैसे हम सभी भारत के लोग हैं, भारत के अलावा कोई भी अन्य देश का व्यक्ति वो हमारे लिए विदेशी है, उसको एलियन भी कहते हैं, उसे हम फॉरेनर भी कह सकते हैं। यदि हम बात करेंगे राज्य विहीन नागरिक की, तो ये जो राज्य विहीन नागरिक होता है इसे स्टेट लेस नागरिक सिटीजन कहा जाता है। यानी ये राज्य विहीन नागरिक होता है। राज्य विहीन उन नागरिकों को कहा जाता है जो किसी देश से भागे हुए हैं और भागने के बाद में उन नागरिकों को किसी देश ने शरण नहीं दी है, वो जाकर के किसी न किसी समुद्र में टापू पर बसे हैं या कहीं न कहीं उन्होंने अपना डेरा डाला है। ऐसे नागरिकों को कहा जाता है राज्य विहीन, यानी वो बिना देश के लोग हैं, बिना राज्य के लोग हैं। अगर हम बात करेंगे शरणार्थी नागरिक की, तो शरणार्थी नागरिक मेरे प्यारे दोस्तों उन नागरिकों को कहा जाता है जो वो किसी देश से भागे हुए हैं और उस देश से भागने के बाद में उन नागरिकों को किसी देश ने नागरिक यानी शरण दे दी है। जैसे बांग्लादेश से भागा हुआ कोई भी नागरिक अगर भारत में आके ठहरता है, भारत उसे शरण देता है, तो ऐसे व्यक्ति को शरणार्थी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्यूजी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने नागरिक के बारे में जाना और हमने सबसे पहले कानूनी दर्जे के आधार पर नागरिकता के बारे में जाना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बारे में आपको कैसा लगा? आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की जानकारी हम आपको देते हैं। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। यदि हम इससे आगे की बात करें तो क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि भारत के जो नागरिक हैं, भारत में किस प्रकार की नागरिकता है। यानी भारत की यदि हम नागरिकता की बात करें तो भारत की नागरिकता यानी भारत की नागरिकता कैसी है। अगर हम भारत की नागरिकता की बात करें तो भारत की नागरिकता एकहरी है। एकहरी नागरिकता है, जिसे हम एकल नागरिकता कह सकते हैं। एकल नागरिकता यानी भारत की कैसी नागरिकता है? एकहरी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। एकहरी नागरिकता, एकल नागरिकता उस नागरिकता को कहा जाता है जिसमें राज्य की कोई नागरिकता नहीं होती है, जिसमें केवल देश की नागरिकता होती है। ऐसे देश की नागरिकता को एकहरी देश की नागरिकता कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि मैं यूपी का नागरिक हूं, मैं यूपी का नागरिक हूं, कभी नहीं। मैं एमपी का नागरिक हूं, कभी नहीं। मैं महाराष्ट्र का नागरिक हूं, कभी नहीं। और मैं छत्तीसगढ़ का नागरिक हूं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि यहाँ के तो हम व्यक्ति हैं, रहने वाले। अगर हम नागरिक की बात करें तो हम कहाँ के नागरिक हैं? भारत के नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भारत की जो नागरिकता है वो कैसी है? एकहरी है, एकल नागरिकता है। बात आती है ये नागरिकता का प्रावधान भारत ने कहां से लिया है। तो भारत ने जो नागरिकता का प्रावधान लिया है वो कहां लिया है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन को ही इंग्लैंड कहते हैं और इंग्लैंड को ही यूके कहते हैं, यूके। और यूके को ही यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम।
यानी मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया है, तो हमारा आंसर ऑप्शन में या तो ब्रिटेन होगा, या इंग्लैंड होगा, या यूनाइटेड किंगडम होगा, या यूके होगा। इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको मिलेगा। और यदि बात करते हैं अमेरिका की, यानी अमेरिका की जो नागरिकता है वो कैसी है? दोहरी नागरिकता है। यानी अमेरिका की नागरिकता कैसी है? दोहरी अमेरिका की नागरिकता है। और यहाँ पर राज्य की नागरिकता अलग लेनी पड़ती है और देश की नागरिकता अलग लेनी पड़ती है। जहां राज्य की और देश की नागरिकता अलग लेनी पड़ती है, ऐसे देश की नागरिकता को दोहरी नागरिकता कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, 2019 से पहले हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर की नागरिकता दोहरी नागरिकता थी, यानी दोहरी नागरिकता। वहां जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था। जम्मू कश्मीर का अलग संविधान होने की वजह से उसको पहले जम्मू कश्मीर की नागरिकता लेनी पड़ती, फिर बाद में उसको भारत की नागरिकता लेनी पड़ती। तो जम्मू कश्मीर ही एकमात्र ऐसा राज्य था जिसकी दोहरी नागरिकता थी। लेकिन 2019 के बाद में जम्मू कश्मीर भी खत्म हो गया। अब पूरे भारत में कैसी नागरिकता है? इकहरी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो नागरिकता से संबंधित पेपर में ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं आपके सामने हम साझा कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 5 की। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 5, यानी अब हम प्रवेश करने वाले हैं आर्टिकलों में। आर्टिकल यदि हम बात करेंगे अनुच्छेद 5 की, ये जो अनुच्छेद 5 है, इसके बारे में यदि हम बात करें, पेपर में क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान में लागू होने वाला सबसे पहला अनुच्छेद कौन सा है? मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले अनुच्छेद की यदि हम बात करें, ऑप्शन में अगर आए तो ऑप्शन में इस तरीके से आएगा, 1 आर्टिकल, 2, 3 और 5, इस तरीके से ऑप्शन मिलेंगे। ये ऑप्शन ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा, क्योंकि एग्जामिनर ने अपना पेपर का रवैया बदल दिया है। आने वाले समय में आपको ये वाले क्वेश्चन मिलेंगे और पेपर में बाकायदा पूछेगा कि इनमें से सबसे पहले कौन सा अनुच्छेद लागू हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यदि आपको बता दूं तो सबसे पहले जो अनुच्छेद लागू हुआ है 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था। आंशिक रूप से लागू, यानी आंशिक रूप से लागू होने का मतलब है जिस समय ये आंशिक रूप से लागू हुआ उसमें 5 आर्टिकल, 6, 7, 8 इस तरीके से ये शुरुआत में आर्टिकल लागू हुए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आर्टिकल जब लागू हो रहे हैं तो ये तो आर्टिकल इनमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब यह है सबसे पहले जो लागू हुआ है वो आर्टिकल कौन सा है? 5, और बाकी का 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ। यानी पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। आंशिक रूप से कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 को जब ये संविधान लागू हो रहा है उस समय आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 60, फिर आगे चल करके देखते हैं तो 380 भी उसी समय लागू हुआ, 365 भी उसी समय लागू हुआ, 367 भी उसी समय लागू हुआ। अगर हम आगे बात करेंगे 391, 92, 93, 94, ये सभी आर्टिकल लागू हो रहे हैं 26 नवंबर को। लेकिन 26 नवंबर को आपसे पूछे कितने आर्टिकल लागू हुए तो आंसर क्या आएगा? 16।
मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 5 के बारे में सबसे पहले यही क्वेश्चन है कि भारत में ये सबसे पहले लागू हुआ। अब इसके बाद में यदि बात करेंगे कि आर्टिकल 5 में है क्या, आर्टिकल 5 में है क्या, तो आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है 26 जनवरी 1950 को कौन होगा भारत का नागरिक, यानी कौन होगा भारत का नागरिक 26 जनवरी 1950 को, ये आर्टिकल 5 कहता है। जिसमें पहला उसने शब्द लिखा है, पहली लाइन लिखी है, जो भारत का मूल निवासी हो, यानी जो भारत का मूल निवासी हो वो होगा भारत का संविधान। नंबर 2 पर लिखा है जिसका जन्म भारत में हुआ हो, यानी दूसरी लाइन क्या लिखी है, जिसका जन्म भारत में हुआ हो। नंबर 3 लिखा हुआ है जिसके माता या पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, यानी इसमें तीसरी लाइन लिखी है कि जिसके माता या पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, या जो भारत में जन्मा हो माता पिता में से कोई एक। और नंबर 4 पर लिखा हुआ है संविधान लागू होने से संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है आर्टिकल 5 में, ये लोग होंगे भारत में 26 जनवरी को भारत के नागरिक। यानी 26 जनवरी को कौन होगा भारत का नागरिक, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये 4 होंगे भारत के नागरिक 26 जनवरी को, जिसमें जो भारत का मूल निवासी हो, जिसका जन्म भारत में हुआ हो, इसके माता या पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, और नंबर 4 पे संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से जो भारत में रह रहा है वो होगा भारत का नागरिक। भारत का नागरिक ये होंगे भारत के नागरिक, इनको नागरिकता मिलेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बात करते हैं आर्टिकल 6 की। दोस्तों अब बात करने वाले हैं आर्टिकल 6 की। आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को कैसे नागरिकता दी जाएगी। यानी आप सभी लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। देश आजाद हुआ, आजादी के साथ साथ भारत का विभाजन भी हुआ। भारत का विभाजन हुआ, विभाजन के समय हमें एक देश देखने को मिला जिसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान पहले 2 भागों में बटा हुआ था, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान है, जिसको 1971 में फिर हमने 2 देशों में देखा, जिसमें जो पूर्वी पाकिस्तान था वो आज बांग्लादेश है और जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो पाकिस्तान है। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम वर्तमान 1971 की बात न कर रहे, न 2024 की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उस समय जिस समय देश आज़ाद हुआ है। देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के साथ साथ भारत 3 भागों में बटा, जिसमें हमें 2 देश देखने को मिले और तीसरी जो हमें रूप देखने को मिला वो था देशी रियासतें। तो जो देशी रियासतें और एक पाकिस्तान एक भारत है, तो जब घोषणा की जा रही थी कि भारत की आज़ादी के बाद में देशी रियासतें अगर पाकिस्तान में जाना चाहें तो पाकिस्तान में जा सकती हैं, भारत में रहना चाहें तो भारत में रह सकती हैं, और यदि स्वतंत्र रहना चाहें तो वो स्वतंत्र रह सकती हैं। यानी भारत को अंग्रेजों ने इस तरीके से बांटा कि अगर वो देशी रियासतें अगर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखती आज, तो कम से कम 552 ऐसी रियासतें थीं जो 552 देश कहलाती। तो मेरे प्यारे दोस्तों
उसी समय जब देश पाकिस्तान बना, भारत बना, तो कुछ पाकिस्तान से भारत में आ रहे थे रहने के लिए, या कुछ भारत से पाकिस्तान में जा रहे थे। तो उसी समय नागरिकता का प्रावधान करते हुए आर्टिकल 6 लिखा, और आर्टिकल 6 में लिख दिया पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, यानी की नागरिकता, यानी आर्टिकल 6 में क्या है, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान है। इसमें नागरिकता का प्रावधान कैसे, कि ये कहा गया है कि 19 जुलाई, इसमें डेट फिक्स कर दी, 19 जुलाई 1948 से पहले, और कहां आया है वो, भारत में। यानी 19 जुलाई 1948 से पहले जो भी पाकिस्तान से व्यक्ति भारत आ गया है उसको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। बात आई समझ में? यानी 19 जुलाई 1948 से पहले, 19 जुलाई 1948 से पहले कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ गया है उसको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। और ये भी बात बोली इसमें, 19 जुलाई 1948 के बाद, 19 जुलाई 1948 के बाद जो भी व्यक्ति भारत आया है उसको पहले 6 माह भारत में रहना होगा, फिर उसको नागरिकता दी जाएगी। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यानी पाकिस्तान से जो भारत में लोग आ रहे हैं रहने के लिए, उसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो पाकिस्तान से भारत में आ रहे हैं उसी समय की बात है, 1948 के भी तो संविधान भी लागू नहीं हुआ, बनकर भी तैयार नहीं हुआ। 19 जुलाई 1948 से पहले जो भी व्यक्ति भारत आ गया है वो भारत का नागरिक होगा, लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद जो भी व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद जो भी व्यक्ति भारत में आ गया उसे पहले 6 माह रहना होगा, तब उसको पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता दी जाएगी, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। और यदि हम बात करें मेरे प्यारे दोस्तों आर्टिकल 7 की, आर्टिकल 7 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 7 में लिखा हुआ है भारत से पाकिस्तान जाने वाले तथा पुनः पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान कैसे होगा। यानी भारत से पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान से भारत वापस आ गए, तो ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता कैसे दी जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करें इस आर्टिकल की, तो ये ऐसा जा रहे आ रहे ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने सुना है कि किसी का दादा, किसी का मामा, किसी का कोई रिश्तेदार वाला व्यक्ति वो ढूंढने के लिए एक दूसरे देश में जा रहे थे। जब एक दूसरे देश में जा रहे थे तो उसी समय टाइम भी लगता है ढूंढने में, नहीं ढूंढ पाते हैं, या कोई भी व्यक्ति ढूंढने के लिए किसी को जाता है तो वो ढूंढते ढूंढते वहीं काफी समय तक रह लेता है और फिर वो वापस भारत आता है, तो कैसे उस व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें यह प्रावधान किया गया कि भारत से कोई व्यक्ति पाकिस्तान गया है, और वो कब गया है, 1 मार्च 1947 को। 1 मार्च 1947 के बाद कोई भी व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया है, और वो 1 मार्च 1947 के बाद गया है, यदि वह 19 जुलाई 1948 के बीच भारत आता है, यानी 19 जुलाई 1948 के बीच भारत आता है,
तो वो भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। क्या प्रावधान है इसमें? यदि 1 मार्च 1947 के बाद कोई व्यक्ति पाकिस्तान गया और पाकिस्तान से वो 19 जुलाई 1948 से पहले ही आ गया, तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। और यदि वह 19 जुलाई 1948 के बाद आता है तो उसे 6 माह भारत में रहना होगा। 6 माह भारत में रहना होगा और उसको नागरिकता दी जाएगी पंजीकरण से, यानी रजिस्ट्रेशन से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाला पॉइंट आपकी समझ में आया होगा। यानी भारत से पाकिस्तान जाने वाला तथा पुनः पाकिस्तान से भारत आने वाला व्यक्ति, उसके बारे में ये बात कही गई है। यानी 1 मार्च 1947 के बाद जो भी भारत से पाकिस्तान गया, किसी को ढूंढने के लिए, किसी को खोजने के लिए, क्योंकि एक दूसरे के रिश्तेदार दूर दूर रह रहे थे, किसी अपने चहेते को ढूंढने के लिए वो पाकिस्तान गया, लेकिन पाकिस्तान से वो न मिला कोई व्यक्ति या फिर ढूंढ भी लाया किसी को, तो यदि वो भारत में आ गया है दोबारा भारत का ही व्यक्ति, तो ये बात उसके लिए खोली गई है कि 1 मार्च 1947 के बाद जो भी पाकिस्तान गया है और वो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गया है, तो उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। और यदि वो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया है तो उसे 6 माह तक भारत में रहना होगा, फिर उसको रजिस्ट्रेशन से नागरिकता लेनी होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 है। आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से भारत जाने वाले और आर्टिकल 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन दोनों आर्टिकलों को आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आपको आर्टिकल 8, 9, 10 के 11 के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 8 के बारे में। ये जो आर्टिकल 8 है, यानी अनुच्छेद 8, यदि हम आर्टिकल 8 की बात करें, इसमें लिख रखा है भारतीय मूल के नागरिक, यानी भारतीय मूल के नागरिक कौन होंगे? यानी भारतीय मूल के नागरिक, यानी भारतीय मूल का नागरिक का मतलब यह है, यदि कोई व्यक्ति जिसके दादा दादी या नाना नानी या माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ है, वह व्यक्ति भारतीय मूल का नागरिक कहलाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 8 में लिखा हुआ है कोई भी व्यक्ति है विदेशों में रह रहा है, विदेशों की नागरिकता ग्रहण कर रखी है, ऐसे व्यक्ति को हम भारतीय मूल का नागरिक कहते हैं यदि वो भारत का रहने वाला है। लेकिन भारत का रहने वाला या उसका कोई भारत में रहने वाला या भारत में कोई जन्मा, जैसे जिसके दादा दादी में से कोई एक भारत में जन्मा है, या नाना नानी में से कोई एक भारत में जन्मा है, या माता पिता में से किसी भी एक का जन्म यदि भारत में हुआ है और यदि वो विदेशों में रह रहा है, तो हम ऐसे व्यक्ति को भारतीय मूल का नागरिक कहेंगे। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण है कमला हैरिस अमेरिका वाली और इसी सुनक ब्रिटेन वाले। तो ये जो भारतीय मूल के नागरिक भारत में जन्मे हैं, यानी भारत में जन्मे का मतलब है ये किस भारत की बात कर रहे हैं? तो भारत के उस राज्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं जो भारत शासन अधिनियम
यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के समय पर भारत था। यानी ये किस भारत की बात कर रहे हैं, किस भारत के राज्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो ये उस भारत के राज्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में उस समय भारत था। अगर हम इस समय के भारत की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी अधिनियम में ये लिख कर आया था कि भारत से बर्मा को अलग किया जाएगा। तो भारत से बर्मा को यदि अलग भी कर दिया जाए तो हम भारत से पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले हिस्से को जोड़ करके उस भारत राज्य क्षेत्र की बात कर सकते हैं। तो ये उस भारतीय मूल में दादा दादी नाना नानी या माता पिता में से किसी एक का जन्म ये बता रहे हैं, ये उस भारत के राज्य क्षेत्र का बता रहे हैं। जब भारत शासन अधिनियम 1935 आया था उस समय भारत था। उस वाले क्षेत्र में यदि कोई भारतीय नागरिक यानी किसी के दादा दादी माता पिता या नाना नानी में से यदि किसी ने जन्म लिया है और यदि वो विदेशों में नागरिकता लेके रह रहा है तो हम ऐसे व्यक्ति को भारतीय मूल का नागरिक कहेंगे। सबसे अच्छा उदाहरण है कमला हैरिस जो अमेरिका में रह रही है, और सबसे अच्छा उदाहरण है जो ब्रिटेन में ऋषि सुनक अभी प्रधानमंत्री थे। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करेंगे आर्टिकल 9 की, आर्टिकल 9 में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई नागरिक, यदि कोई भारतीय नागरिक, यदि कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, तो वह व्यक्ति, उस व्यक्ति की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यानी उस नागरिक के बारे में बात कही गई है। यदि कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। और यदि हम बात करेंगे आर्टिकल 10 की, आर्टिकल 10 की यदि हम बात करेंगे तो आर्टिकल 10 में लिख रखा है संसद जब तक चाहेगी, संसद जब तक चाहेगी तब तक नागरिकता बनी रहेगी। यानी नागरिकता संबंधी अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? 10 में लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 8, 9, 10 आपकी भली भांति समझ में आ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे आगे की हम कहानी आपको बताते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 11। आर्टिकल 11, आर्टिकल 11 के बारे में समझें तो आर्टिकल 11 में लिख रखा है नागरिकता संबंधी संशोधन, नागरिकता संबंधी संशोधन करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। यानी नागरिकता संबंधी संशोधन करने की, नागरिकता संबंधी संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है। यानी नागरिकता के संबंध में कोई भी संशोधन करना है वो संसद आर्टिकल 11 के साथ यानी 11 का प्रयोग करते हुए वो संशोधन कर सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों नागरिकता संबंधी संशोधन यदि देखा जाए तो सबसे पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में लाया गया।
यानी नागरिकता संबंधी संशोधन विधेयक 1955 में लाया गया, और नागरिकता संबंधी संशोधन ये जो अधिनियम है, जिसे नागरिकता संबंधी संशोधन कहा जाता है, नागरिकता संशोधन अधिनियम भी कह सकते हैं इसको। नागरिकता संशोधन अधिनियम कब लाया गया? ये 1955 में। अब भारत में जितने भी संशोधन हुए हैं, सब आर्टिकल 1955 में ही हुए हैं, किसी भी आर्टिकल में नहीं हुए। जितने भी संशोधन हुए, अगर हम संशोधनों की बात करें, चाहे वो संशोधन 1957 में हुआ है, चाहे वह संशोधन 1960 में हुआ है, चाहे वह संशोधन 1985 में, 1986 में, और यदि हम बात करें तो 1992 में, 2003 में, 2005 में, और 2015 में, और 2019 में। यानी ये जितने भी आपको सन दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब संशोधन किस में हुए हैं? 1955 में। यानी 1955 में ही 1957 में एक संशोधन हुआ, 1955 में ही 1960 में एक संशोधन हुआ, और 1955 में 1985 में संशोधन हुआ, और 1985 में हम बात करने वाले हैं धारा 6A की। यानी धारा 6A क्या है? जिसने सुप्रीम कोर्ट को अभी वैधता का करार दिया है, यानी वैधता इसकी बरकरार बनाए रखी है। किसी दिन एक क्लास इसकी अलग से लेंगे, जो 1985 में क्या मैटर है। 1986 में जो संशोधन हुआ है वो भी 1955 में हुआ है, और जो 1992 में संशोधन हुआ वो इसमें ही किया गया है। 2003 में भी इसमें किया, 2005, 2015, 2019 में भी इसी में किया है। यदि हम ये 1955 वाले अधिनियम की बात करें, ये वाला जो अधिनियम है, ये 5 प्रकार से नागरिकता देने की बात करता है। यानी 5 प्रकार से नागरिकता देने की बात करता है। अगर 5 प्रकार में सबसे पहली बात करें, एक तो बात करेंगे हम जन्म से, यानी एक तो नागरिक जन्म से नागरिकता ग्रहण कर सकता है, और नंबर 2 पंजीकरण से, पंजीकरण के माध्यम से, और नंबर 3 देशीकरण से, और आगे हम बात करेंगे 4 की वंश से, और आगे यदि हम बात करेंगे किसी भूभाग को भारत में शामिल करके। यानी इसके बारे में आप समझ रहे होंगे, यानी किसी भूभाग को भारत में शामिल करने का मतलब ये है कि मान लो भविष्य में कभी पाकिस्तान के किसी क्षेत्र पर कोई कब्जा कर लिया, तो कब्जा करने का मतलब ये थोड़ी ना है कि कब्जा कर लिया वहां के नागरिकों को भगा देंगे। जिस भी क्षेत्र पर कब्जा किया जाएगा, वहां के जो भी नागरिक होंगे, उन सभी को नागरिकता जो दी जाएगी वो किसी भूभाग को भारत में शामिल करने के आधार पर दी जाएगी। ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में लिखा गया था। यानी उसके बाद में भी हमने देखा है, क्योंकि जब ये 1955 में हो रहा है, उसके बाद में तो 1961 में हमने गोवा को पुर्तगालियों से लिया है, हमने दमन दीव को पुर्तगालियों से लिया है, हमने दादर नगर हवेली को पुर्तगालियों से लिया है। तो ये जो गोवा, पुर्तगाल, दादर नगर हवेली और दमन दीव, इनको हमने जो इन लोगों से पुर्तगालियों से लिया है, तो उसके नागरिकों को हमने नागरिकता इस आधार पर ही दी है। और यदि हम बात करेंगे कि इसमें जो दूसरा प्रावधान है, ये इसमें लिख रखा है, ये 5 प्रकार से तो नागरिकता देने की बात कर रहा है, और 3 प्रकार से नागरिकता समाप्त की जा सकती है। समाप्त यानी इसमें ये लिखा है
कि 5 प्रकार से नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं और 3 प्रकार से समाप्त की जा सकती है। यदि 3 प्रकार से समाप्त करने की बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा उसमें होगा पर्यावसान के आधार पर, यानी पर्यावसान से एक नागरिकता जो समाप्त होगी वो पर्यावसान से होगी। यानी पर्यावसान से का मतलब यह है कोई विदेशी किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो जो आर्टिकल 9 में कह रखा है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। एक तो ये आधार है पर्यावसान। नंबर 2 पे है परित्याग, परित्याग करना। परित्याग का मतलब ये है आदमी खुद नागरिकता त्याग दे, उसे हम परित्याग कहते हैं। एक ऐसे समाप्त होगी। और नंबर 3 पे जो समाप्त होगी वंचित करके, यानी वंचित के आधार पर। वंचित के आधार का मतलब है कि किसी युद्ध के समय अपना भारत का युद्ध किसी देश से चल रहा है और उस युद्ध के समय पे भारतीय कोई नागरिक वो शत्रु देश की मदद कर रहा है, यानी ये कब खत्म होगी? शत्रु युद्ध के समय, युद्ध के समय शत्रु देश की मदद करने के कारण। एक ये आधार है इसको समाप्त होने का, यानी युद्ध के समय शत्रु देश की मदद करने के कारण ही एक इस प्रकार से नागरिकता समाप्त होगी। और एक होगी परित्याग, खुद त्याग कर दे, स्वतः त्याग दे। और एक होगी वह किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, नागरिकता ग्रहण कर ले तो समाप्त हो सकती है। साफ साफ लिखा हुआ है। यानी ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में लिखा हुआ है कि 5 प्रकार से नागरिकता ग्रहण की जा सकती है और 3 प्रकार से नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जितने भी संशोधन हुआ है इसमें हम बात करेंगे 2019 वाले अधिनियम की, लेकिन सबसे पहले हम इनके आधार पर जो नागरिकता दी जाती है उसके आधार पर हम बात करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम बात करते हैं नागरिकता ये कैसे ग्रहण की जा सकती है। इससे आगे की कहानी बात करते हम कि भारत में जो नागरिकता ली जाती है वो 5 प्रकार से ग्रहण की जाती है। अगर हम 5 प्रकार से की बात करें, यानी जो संशोधन है हमारा कौन सा है? नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। यानी जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 है, इसके अनुसार जो 5 प्रकार से नागरिकता ली जाती है, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे जन्म से। यानी जन्म के आधार पर कैसे? वैसे तो मेरे प्यारे दोस्तों हम बता दें कि ज्यादातर क्या सभी भारतीय नागरिक, हम और आप सभी भारतीय नागरिक जन्म से ही भारत के नागरिक हैं। यानी हम सभी 1990, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 2000, 2004, 2003 यानी जिसका भी जन्म हुआ है 26 जनवरी 1950 के बाद में भारत में, वो भारत का नागरिक जन्म से ही है। लेकिन जन्म से भारत का नागरिक कहने का मतलब ये है कि यदि कोई भारत का नागरिक तभी हो सकता है जब जिसके माता या पिता, इसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो।
यानी कोई व्यक्ति भारत का नागरिक कब हो सकता है, यानी जन्म से भारत का नागरिक कब हो सकता है, जिसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, वो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। अगर हम बात करेंगे दूसरी, पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, यानी पंजीकरण के आधार का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है और यदि वो भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहे तो वो पंजीकरण के आधार से भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है, रजिस्ट्रेशन करा के भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। लेकिन वो कब कर सकता है भारत की नागरिकता ग्रहण? 7 वर्ष तक उसको भारत में रहना होगा, यानी 7 वर्ष तक उसे भारत में रहना होगा। और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके से है, यानी कोई व्यक्ति 2000 में भारत आया, उसको 2006 तक लगातार भारत में रहना होगा और 2006 में वो अपना रजिस्ट्रेशन करा देगा, फिर उसको 1 साल बाद ही क्या मान लिया जाएगा? भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। यानी जो व्यक्ति भारत में 7 वर्ष से लगातार रह रहा है वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। यदि हम बात करें वंश से, यानी वंश से नागरिकता कैसे ग्रहण की जा सकती है कि वंश से कोई व्यक्ति, वो भारतीय व्यक्ति है, किसी अन्य देश के नागरिक से शादी कर लेता है तो उन दोनों से जो उत्पन्न संतान है वो भारत की नागरिक कैसे होगी, वो वंश के आधार पर कहिए। क्योंकि सबसे जो अच्छा उदाहरण है वंश के आधार पर, आपने देखा होगा प्रियंका चोपड़ा और आपने सुना होगा निक जोनस। यानी ये निक जोनस अमेरिका के हैं और प्रियंका चोपड़ा भारत की है। यानी ये भारत का वंश है और ये अमेरिका का वंश है। यानी वंश से नागरिकता कैसे ली जाती है, बात ये आ रही है, इनकी जो एक पुत्री है उसका नाम है मालती चोपड़ा, मालती चोपड़ा जोनास। यानी प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की एक पुत्री जिसका नाम है मालती चोपड़ा जोनास, इसकी जो संतान हुई है ये मालती, ये भारत की नागरिकता, यदि ये भारत की नागरिकता इसको दिलाना चाहे तो इसको नागरिकता दिलाने के लिए इस बच्ची के जन्म से 1 वर्ष के अंदर भारतीय एम्बेसी में जाकर, यानी भारतीय दूतावास में जाकर इसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यानी इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि हमारे बच्ची हुई है, उसको हम भारत की नागरिकता दिलाना चाहते हैं। तो ऐसा बच्चा यदि भारत की नागरिकता लेना चाहे या उसके माता पिता भारत की नागरिकता दिलाना चाहें तो उसको वंश के आधार पर नागरिकता लेनी होगी। और यदि मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले याद रखना, बच्चे के जन्म होने के 1 वर्ष के अंदर ये भारतीय दूतावास में जाकर के जानकारी देनी होगी। यदि हम बात करते हैं देशीकरण के आधार पर, तो देशीकरण के आधार पर जो नागरिकता ली जाती है, कोई विदेशी व्यक्ति है, वो वहां का वैज्ञानिक है, यानी विज्ञान में निपुण है या कला में निपुण है या साहित्य में निपुण है, ऐसा व्यक्ति यदि भारत आ रहा है भारत की नागरिकता लेने, तो ऐसे व्यक्ति को हम नागरिकता बड़ी आसानी से दे सकते हैं। इसके लिए अगर हम कम भी टाइम कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, यदि कोई साधारण व्यक्ति देशीकरण के आधार पर नागरिकता लेना चाह रहा है तो उसको
सबसे पहली बात है कि भारत में 14 वर्षों में से लगातार 11 वर्ष भारत में रहना होगा। 14 वर्ष तक अगर भारत में रहा है या लगातार 11 वर्ष तक भारत में रहा है तो ऐसा व्यक्ति भारत की नागरिकता देशीकरण के आधार पर ग्रहण कर सकता है। तो देशीकरण के आधार पर जो नागरिकता लगातार ग्रहण की जाएगी और वो 11 वर्ष बाद अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा और 11 वर्ष के बाद रजिस्ट्रेशन कराने के 1 साल के बाद वो भारत का नागरिक बन जाएगा 12 साल बाद। और जैसे वो भारत का नागरिक होगा, लेकिन भारत का नागरिक एक शर्त और है इसमें कि जो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं जो अनुसूची है उसमें जो भाषा दे रखी है 22, उसमें से किसी एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। यानी यदि कोई व्यक्ति देशीकरण के आधार पर नागरिकता भारत की ग्रहण करना चाहता है तो जो संविधान की अनुसूची 8 है उसमें जो 22 भाषाएं दे रखी हैं उनमें से किसी एक भाषा की जानकारी होनी चाहिए। वो 11 + 1 12 वर्ष तक भारत में रहा है, ऐसे व्यक्ति को हम देशीकरण के आधार पर नागरिकता दे सकते हैं। और यदि हम बात करें भूभाग अर्जित करके, यानी जो 5वां जो आधार है इसका भूभाग अर्जित करके, इसका मतलब ही यही है कि हम किसी देश पर, किसी देश के किसी भूभाग पर, किसी देश के किसी क्षेत्र पर अधिकार कर लें तो उसके नागरिकों को नागरिकता जो दी जाएगी वो भूभाग अर्जित के आधार पर दी जाएगी। किसी भी क्षेत्र को हम अपने उसमें मिला लें, उसके क्षेत्र के नागरिक भारत के नागरिक कहलाएंगे। ये भूभाग अर्जित के आधार पर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये 5 प्रकार की जो नागरिकताएं ग्रहण की जाती हैं वो आपके सामने हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम बात करते हैं 2019 के अधिनियम की, जिसे CAA कहा जाता था। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे हम बात करने वाले हैं 2019 के CAA की, यानी जो CAA है उसके बारे में क्वेश्चन कैसे आते हैं। यानी जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 है, इसमें संशोधन किया गया 2019 में। यानी 2019 में जो संशोधन किया जा रहा है उसे कहते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन विधेयक। ये जो नागरिकता संशोधन विधेयक है, सिटीजन अमेंडमेंट और बिल, यानी ये नागरिकता संशोधन जो बिल है, पहले इसको कहते थे CAB 2019। यानी ये CAB 2019 है, 11 दिसंबर 2019 को ये विधेयक संसद में रखा गया और संसद से ये पारित हो गया। यानी पारित किससे हुआ? संसद से। यानी 11 दिसंबर 2019 को यह संसद से पारित हो गया और संसद से पारित होने के बाद में ये 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की टेबल पर गया और राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दे दी। जब इसको मंजूरी दी तो ये बन गया नागरिकता संशोधन
अधिनियम 2019, यानी ये फिर क्या बन गया, CAA 2019। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यानी ये CAA क्या था, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसको ही कहते हैं CAA। यानी ये जो CAA है ये कब पारित हुआ, 2019 में। ये CAA है क्या, इसमें बात ये थी कि तीन देश फोकस था, जिसमें एक था पाकिस्तान, दूसरा था अफगानिस्तान और तीसरा था बांग्लादेश। यानी तीन देशों के 6 धर्मों के लोग, यानी इन तीन देशों में से 6 धर्म के लोग। 6 धर्म में कौन कौन आएंगे, एक हिंदू, एक जैन, एक बौद्ध, एक सिख, ईसाई और पारसी। यानी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, ये 6 धर्म इन 3 देशों से उत्पीड़न के कारण भारत भागकर आए हैं। उनको भारत की नागरिकता देने के संबंध में है ये CAA 2019। ये CAA 2019 इन 3 देशों से उत्पीड़न के कारण भारत भाग कर के आए हैं। इनको नागरिकता देने के संबंध में ये कानून लाया गया। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, इसका विरोध मुसलमानों ने खूब जोर शोर से किया। मुसलमानों के द्वारा विरोध किए जाने के संबंध में ये बातें इसलिए हुई क्योंकि इसमें कहीं भी इस्लाम धर्म का नाम नहीं है। जब ये बात आई सामने तो नेगेटिव पॉइंट माइंड में ये आया कि कहीं मुसलमानों के लिए कोई चाल तो नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करते हैं इन 6 धर्मों की, जब मुसलमानों ने ये बात पूछी कि इसमें इस्लाम धर्म का नाम क्यों नहीं है, तो सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि हम जिन 3 देशों की बात कर रहे हैं ये पूरे मुस्लिम बहुल्य देश हैं, इस्लामिक देश हैं। यदि आप इन 3 देशों में से भाग करके आए हो तो ऐसा नहीं मान सकते कि इसमें आपके ऊपर उत्पीड़न हुआ होगा। लेकिन हाँ, हम ये मान सकते हैं कि इनके ऊपर उत्पीड़न हुआ होगा, ये भारत भाग करके आए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माध्यम से यदि हम इसको देखें तो इसमें साफ साफ लिखा था 31 दिसंबर 2014 से पहले। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, 31 दिसंबर 2014 से पहले इन 3 देशों से ये 6 धर्म के लोग भारत भाग करके आए हैं, चाहे उनके पास वीजा हो या नहीं हो, चाहे उनके पास पासपोर्ट हो या नहीं हो। अगर उनके पास ये भी नहीं है तो उनको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। यानी 31 दिसंबर 2000 पहले से 31 दिसंबर 2014 से पहले इन 3 देशों से ये 6 धर्म के लोग भारत भाग करके आए हैं। किसी न किसी माध्यम से कैसे भी इन 6 धर्म के लोगों को भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, चाहे उनके पास वीजा है या नहीं है, चाहे उनके पास पासपोर्ट है या नहीं है। लेकिन ये बात बोली कि इसके बाद ये 6 धर्म के लोग अगर भारत आए हैं तो उनको 5 वर्ष भारत में रहना होगा, प्लस
5 साल बाद रजिस्ट्रेशन कराना होगा, 1 साल रहना होगा, यानी 6 वर्ष में वो भारत के नागरिक हो सकते हैं, बन जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, इस्लाम धर्म के लिए बात कही गई कि यदि ये लोग 31 दिसंबर 2014 के बाद भारत में आए हैं तो उनको 11 वर्ष तक भारत में रहना होगा, जब उनको नागरिकता दी जाएगी। यही विवाद था मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी जांच करने के लिए एक रजिस्टर बनाया जिसे कहते हैं एनआरसी। एनआरसी ये कब बना है? 2019 में। ये एनआरसी नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप यानी भारतीय नागरिकता, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर है। इस रजिस्टर के माध्यम से गणना की जाएगी और जो भी अवैध तरीके से भारत में घुसकर आया है उसको भारत से निकाला जाएगा। ये एनआरसी में लिखा हुआ था, एनआरसी में लिखा जाएगा। और दूसरी बात ये जो एनआरसी है, इसी की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर। राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर ये सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? तो आंसर है असम में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नागरिकता से संबंधित आपको कैसी क्लास लगी? अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में क्लास को शेयर करें। मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।